हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती टियर 2 आपका जो एग्जाम होना है बीपीएससी के थ्रू, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 40 नंबर की जो आपका पोर्शन है सामान्य अध्ययन प्लस सामान्य जागरूकता वाला, उसकी तैयारी मैं आपको कराऊंगा। उसी के लिए ये वीडियोस हैं। पहले भी इससे संबंधित वीडियो आ चुकी हैं, तो आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वीडियो को जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैंने कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी ऐड किए हैं, कुछ साइंस के क्वेश्चन भी ऐड किए हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि सामान्य अध्ययन में साइंस के किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी ये तो सब आप अनुमान लगाते ही हैं, परंतु आपको मालूम होना चाहिए इसमें जो है साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जाने हैं। हालांकि इसमें सामान्य गणित भी पूछा जाना है, सामान्य मैथ आपका, उसको भी कुछ करा देंगे। क्वेश्चंस को बड़ा बेसिक सा मैथ पूछा जाना है, बेसिक सा ही साइंस पूछा जाना है, तो उनको भी करा देंगे। परंतु आज की वीडियो में करंट अफेयर्स का आपको लेवल पता चल जाएगा किस तरीके का पूछा जाना है इस टियर 2 एग्जाम में जो शिक्षक भर्ती होना है, तो उसको जान लीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक व्यक्ति कौन थे? तो बिहार में साइमन कमीशन पहुंचा था। आपको मालूम है साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था भारत, तो इसका विरोध करने के लिए एक कमेटी बनी थी। तो इसके बहिष्कार की, जैसा कि ये शब्द भी है यहाँ पर बहिष्कार, तो ये बहिष्कार के लिए एक कमेटी बनी थी। बिहार में जब ये पहुंचा था, यहाँ पर पर्टिकुलर बिहार की बात हो रही है, तो बिहार में इसके संयोजक थे देवकी नंदन। अगर इसी कमेटी की अध्यक्ष की बात की जाए, इस सर्वदलीय बैठक जो हुई थी इस साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए, तो इसके अध्यक्ष थे बिहार में सर अली इमाम। इनका नाम ध्यान रखना है, अध्यक्ष पूछ ले। और बहिष्कार के संयोजक थे देवकी नंदन। ये डिफरेंस और ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, ध्यान रखना है। ये बिहार में कब पहुंचा था साइमन कमीशन? 12 दिसंबर 1928 को। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये क्यों आया था साइमन कमीशन? आपको मालूम होगा मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम लागू किया था ब्रिटिश सरकार ने। इसमें क्या था कि वर्ण व्यवस्था की समीक्षा की गई थी। तो इसी के मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार के मतलब क्या परिणाम आए, क्या सुधार हुए, इसी के लिए इन्होंने साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी 1927 में, नवंबर 1927 में। फिर जाके ये 12 दिसंबर 1928 मतलब काफी समय तक चला, तो ये बिहार में पहुंचा था। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से ये पीडीएफ आपके लिए तैयार की गई है, तो इसके पॉइंटों को आप जरूर अच्छे से पढ़ते रहिएगा। वीडियो को पॉज कीजिएगा, जहां समझ में ना आए इन पॉइंटों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हालांकि ये वीडियो में तो मैं 15 से 20 क्वेश्चन रखता हूं, परंतु ये पॉइंटों के माध्यम से देखेंगे तो आपको एक वीडियो के माध्यम से 100+ क्वेश्चन तैयार होंगे, बहुत अच्छे तरीके से डीपली नॉलेज के साथ। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप अगर अन सब वीडियो को ध्यान से देखते और सुनते रहेंगे तो बड़े आराम से कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये प्रस्ताव बंबई अधिवेशन में पेश किया गया था, 1942 वाले बंबई अधिवेशन में। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन, बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, या भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया जिस अधिवेशन में, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो अबुल कलाम जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और ये प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ध्यान रखना है। सुंग, ये सुंग शब्द आपने सुना होगा सुंग वंश से। तो सुंग मूल रूप से प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित थे? तो ये बिहार के गया से संबंधित थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि आपको मालूम है सुंग साम्राज्य के संस्थापक कौन थे या पहले शासक कौन थे? पुष्यमित्र सुंग थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सुंग साम्राज्य के संस्थापक व्यक्ति कौन थे या पहले शासक कौन थे? पुष्यमित्र सुंग। इन्होंने जो है मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके सुंग वंश की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये बृहद्रथ था, ये आपको पता होना चाहिए। 185 ईसा पूर्व में ये सुंग वंश की स्थापना की गई थी पुष्यमित्र सुंग के द्वारा। ये मूल रूप से बिहार के गया क्षेत्र के थे, ये भारद्वाज वंश के थे। अब पुष्यमित्र सुंग के उत्तराधिकारी इनके पुत्र थे अग्निमित्र। इनका नाम का जिक्र आता है मालविकाग्निमित्र रचना में। ये कालिदास की रचना है मालविकाग्निमित्र। इस रचना के मुख्य पात्र या नायक ये अग्निमित्र ही हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये पुस्तक जो है मालविकाग्निमित्र किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा। इस पुस्तक के प्रमुख नायक या पात्र कौन हैं? तो ये अग्निमित्र हैं। ये किसके बेटे थे? पुष्यमित्र सुंग के बेटे थे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान यूरोपियन यात्री ट्रेवनियर और बर्नियर बिहार में आए थे? तो ये ट्रेवनियर और बर्नियर यूरोपियन यात्री थे। ये औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में आए थे। उस समय बिहार के गवर्नर थे लशर खान, जिनको जन निसार खान भी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये पत्थर की मस्जिद का निर्माण परवेज शाह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब इसी पत्थर की मस्जिद को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सैफ खान की मस्जिद, चिमनी घाट मस्जिद, सांगी मस्जिद, इन 3 अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो ये नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखते हैं, आपके एग्जाम के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है। ये बिहार में है और ये 1621 में मुगल बादशाह जहांगीर के बेटे परवेज शाह ने इसको बनवाया था। यह सुल्तानगंज और आलमगंज के बीच अशोक राजपथ पर स्थित है। मस्जिद एक गुम्बदकार संरचना है जिसमें 4 मीनारें हैं। मस्जिद मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। पत्थर की मस्जिद एक खूबसूरत और ऐतिहासिक मस्जिद है जो पटना की सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है। काफ़ी मतलब मुसलमानों के लिए तो ये पूजा स्थल है और लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। अन्य लोग भी इसे देखने जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। मार्च 2023 में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? या फिर वर्तमान में बिहार के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो ये वर्तमान में है के विनोद चंद्रन। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, विनोद चंद्रन। आप इतना ध्यान रख लें तो आपको ध्यान रह जाएगा। इनको जो है शपथ दिलवाई थी राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो अभी वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। राज्यपाल तो आपको ध्यान रखने ही है, बिहार के इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने मार्च 2023 में शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार 2022-23 में बिहार की विकास दर होने का क्या अनुमान है? तो अनुमान है 10.98% की बिहार की विकास दर रह सकती है 2022-23 में। तो इससे आगे कौन कौन से प्रदेश हैं? तो इससे आगे 2 प्रदेश हैं। एक तो है आंध्र प्रदेश जिसकी विकास दर 11.41% होने का अनुमान है, और एक है राजस्थान जिसकी 11% रहने का अनुमान है। और बिहार के कुछ पड़ोसी राज्य हैं जैसे कि झारखंड, ये बिहार से ही अलग होकर बना है, जिसकी विकास दर 8.15% रहने का अनुमान है, और उड़ीसा की 10.01%, उत्तर प्रदेश की 4.41%। ये पॉइंट आपको बार बार पढ़ते रहना है और तभी आपको ये याद रहेंगे, और एग्जाम में आप इससे कितना भी डीपली कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है बिहार के पड़ोसी राज्य की पूछ ले, झारखंड की, हो सकता है उड़ीसा की पूछ ले। आपको मालूम है जहाँ कंपटीशन ज़्यादा होता है, संख्या ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर क्वेश्चन क्या स्टूडेंट को छटनी करने के लिए बनाए जाते हैं, तो थोड़ा कठिन भी बनता है पेपर। और बिहार में शिक्षक भर्ती आ रही है, इसमें तो अन्य राज्यों के भी सभी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कितने बच्चे लग गए अभी पिछले जो एग्जाम हुआ Tier 1 वाला, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है और इन वीडियोस के माध्यम से 40 नंबर आपको पक्के करके ले जाने हैं। मैं भी पूरी तरीके से पूरी मेहनत से इन PDF को और आपको इन वीडियोस के माध्यम से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर न जाए, चाहे मॉडरेट पेपर आए चाहे कैसा भी पेपर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए बिहार में कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है? अब देखिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया है। मैंने कहा था करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं मैंने, तो ये 86 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। अमृत भारत स्टेशन योजना क्या है? इसके तहत अमृत भारत स्टेशन एक मतलब ये रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई योजना है जिसे अमृत भारत स्टेशन योजना का नाम दिया गया है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अमृत भारत स्टेशन योजना किसके लिए है? तो रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए, यानी कि रेलवे स्टेशनों को अच्छा और बनाया जाएगा, उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा इस तरीके से। तो इस योजना के तहत देश में कई रेलवे स्टेशनों का चयन हुआ है, जिसमें से बिहार में 86 रेलवे स्टेशनों का चयन हुआ है। पूरे देश में कितने रेलवे स्टेशनों का चयन हुआ है? तो ये है 1275 रेलवे स्टेशन। ये संख्या भी आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बापू टावर महात्मा गांधी को समर्पित हाईटेक संग्रहालय बनाया जा रहा है, कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये हाईटेक संग्रहालय है, यानी कि एक म्यूजियम है जिसमें महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को दर्शाया जाएगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो ये हाईटेक संग्रहालय पटना के गर्दनी बाग, बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में बन रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में पूछे जाने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के निम्नलिखित संसद सदस्य में से किसे संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
आपको मालूम है प्रत्येक वर्ष संसद रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं। ये जो 2023 में दिए गए ये 13वां संस्करण था, जो 25 मार्च 2023 को न्यू महाराष्ट्र सदन जो कि दिल्ली में है इसमें आयोजित हुए। ये दिए गए 8 लोकसभा सदस्यों को, 5 राज्यसभा सदस्यों को और 2 विभागीय स्थानीय सदस्यों को। इस तरीके से ये कितने हो गए, 15 सदस्यों को हो गए। तो जिसमें से बिहार के एक राज्यसभा सदस्य हैं मनोज कुमार झा जी, बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, कभी आपने इनका वक्तव्य या भाषण सुना हो तो आपको मालूम पड़ेगा। तो इनको संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। आपको मालूम होना चाहिए इसमें से 8 लोकसभा सदस्य चुने गए हैं, 5 राज्यसभा और 2 विभागीय। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे श्री बंडारू दत्तात्रेय और अर्जुन राम मेघवाल, इनका नाम भी आप ध्यान रखना है। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 8 सदस्य हैं जो कि लोकसभा के हैं जिनको संसद रत्न पुरस्कार मिला है। ये इमेज मैंने इसीलिए ऐड किया है। मैं भी पीपीटी को अपनी को और इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके, अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। ये मनोज कुमार झा जी हैं, आप सभी अगर इनको जानते हो, कभी सुना हो तो, इन्हीं को बिहार के हैं ये, इनको संसद रत्न पुरस्कार मिला है। ये सभी नाम आप एक बार नज़र में डाल लेंगे तो अच्छे से याद रहेंगे, ये नाम इम्पोर्टेंट है। अब इसी के साथ ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ये श्री टी के रंगराजन को मिला है, इनका नाम ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो ये श्री टी के रंगराजन जी को किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। इस इमेज के माध्यम से ये सभी पॉइंट आप क्लियर कर सकते हैं। ये स्टैंडिंग कमेटी के 2 सदस्य हैं, इनको भी संसद रत्न पुरस्कार मिला, जयंत सिन्हा और विजय राज रेड्डी, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल राज्य अंतर्देशीय नेविगेशन निगम में कहां अपना सौर संचालित हाइब्रिड जहाज को लॉन्च कर रहा है, तो ये सौर संचालित हाइब्रिड जहाज है, यानी कि सौर ऊर्जा से चलने वाला। तो ये लॉन्च हुआ है कोच्चि में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इस जहाज का नाम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है करंट अफेयर्स के पर्पज से, तो इसका नाम है सूर्यांशु। अगर पूछा जाए सौर संचालित हाइब्रिड जहाज कौन सा है, तो ये सूर्यांशु है। ये पूरा वातानुकूलित है, इसमें 100 यात्रियों के बैठने की क्षमता है और 27 किलोवाट ऊर्जा पैदा करने की क्षमता है इसकी। इसकी लागत रही है 3.95 करोड़, ये आप ध्यान रखें, इंपोर्टेंट है। ये सभी पॉइंट आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के नियुक्त हुए 5 नए न्यायाधीशों में से एक नहीं है। अभी फरवरी 2023 में 5 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और उस समय कुछ संख्या कम थी न्यायाधीशों की, जो कि 34 हो गई थी। तो वर्तमान में जो है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 है। तो जो फरवरी में 5 न्यायाधीश नियुक्त किए गए, इनके नाम आपको पता होंगे, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन कर ले जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं नहीं शब्द जुड़ा हुआ है, कई बार ये क्वेश्चन बच्चे आते हुए भी गलत कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन मतलब इस तरीके के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा राजेश बिंदल जी, इसमें नहीं थे। ये 5 जो न्यायाधीश थे वो थे संजय करोल, संजय कुमार और अमानुल्लाह और मनोज मिश्रा और पंकज मित्तल। ये 5 नाम आपको याद रखने हैं, इंपोर्टेंट है। आप सभी को पता होगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और परामर्श लेता है राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, बिना परामर्श के नहीं कर सकता, उसके परामर्श का बाध्यकारी हुई होता है राष्ट्रपति, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 प्रकाशित करता है, तो ये वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित की गई है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, इंपोर्टेंट है। ये रिपोर्ट क्या बताती है, यह व्यापार, सरकार और समाज में जोखिम विशेषज्ञों और विश्व के नेताओं के बीच वैश्विक जोखिम धारणाओं पर नजर रखती है। 2023 की रिपोर्ट ने जीवन यापन की लागत, कॉस्ट ऑफ लिविंग को दुनिया के सामने सबसे बड़ा अल्पकालिक जोखिम के रूप में उजागर किया, इंपोर्टेंट पॉइंट है। जलवायु परिवर्तन को सबसे बड़ा दीर्घकालीन खतरा भी बताया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला 18 मार्च 2023 को किस राज्य में सागर परिक्रमा के 4थे चरण का उद्घाटन किया, तो इन्होंने ये कर्नाटक में किया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा किया गया है सागर परिक्रमा का। ये सागर परिक्रमा 5 मार्च 2022 को गुजरात के मांडवी से शुरू हुई और ये 3 मतलब जगह पर घूमी, ओखा, द्वारका, और इसका आपको मालूम है 6 मार्च 2022 को पहली वाली मतलब परिक्रमा का पोरबंदर में पूरी हुई। इसकी थीम थी क्रांति से शांति, ये थीम भी आपको ध्यान रखनी। मुख्य रूप से ये सागर परिक्रमा जो है समुद्र तटों में रहने वाले मछुआरों के लिए है, उनका जीवन को अच्छा बनाया जाए, उन्हें किस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं प्रोवाइड कराया जाए, इसलिए ये परिक्रमा है एक तरीके से। इसकी जो मेन मोटो है ये समझ लीजिए आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अप्रैल 2023 में किस राज्य में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया? ये देखो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ये असम में किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा गज उत्सव 2023 का उद्घाटन असम में किया गया। ये देखिए पॉइंट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 7 अप्रैल 2023 को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इसका मतलब उद्घाटन किया। अब पूछ लिया जाए किस राष्ट्रीय उद्यान में उद्घाटन किया गया था, तो ये काजीरंगा भी आपको पता होना चाहिए। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, ये तो आपको पता ही होगा असम में। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते रहे हैं पहले के एग्जाम्स में। और ये उत्सव हमारे धर्म, पौराणिक कथाओं और साहित्य के अभिन्न अंग के रूप में पारिस्थितिकी में हाथियों की भूमिका को शामिल करता है। यह उत्सव किसके द्वारा मनाया गया? तो भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। ये पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब आपको पीडीएफ मिलेगी तब मिलेगी, परंतु अगर पॉइंट समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके 10 सेकंड लगेंगे, इन पॉइंटों को आप पढ़ते रहें, तभी आप तैयारी करेंगे। आप सोचेंगे पीडीएफ से पढ़ लेंगे तो वो बच्चों के स्किप हो जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में नवीनतम बाघ जनगणना के अनुसार भारत में कितने बाघ हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में बाघों की संख्या है 3682 वर्तमान में। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दर्शाया गया था 6% की दर से भारत में बाघों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है पिछले 4 साल में। इस तरीके की एक रिपोर्ट भी आ चुकी है। ये संख्या आप ध्यान रखें, 2023 में नवीनतम बाघ जनगणना के अनुसार भारत में वर्तमान में बाघों की संख्या है 3682। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? अब देखिए यहाँ पर ये साइंस के क्वेश्चन आ गए। मैंने आपको बताया था, मैंने साइंस के क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। ये जिम्नोस्पर्म होता है, ये एक तरीके के होते हैं, इनमें अंडाशय की अनुपस्थिति होती है। ये जो होते हैं ये नग्न बीज वाले होते हैं, इनके बीज में किसी प्रकार का कोई भी कवर नहीं होता है, इसलिए इनको खुला बीज, नग्न बीज बोला जाता है। जिम्नोस्पर्म जो पौधे होते हैं ये किसी प्रकार का फल नहीं देते हैं। इनका जो आता है फूल, वो फूल होके झड़ जाता है। फूल भी इसमें नहीं आता है ज़्यादा, इस तरीके से बीज ही आता है, और बीज भी एक तरीके से बिना आवरण वाला होता है। तो इस तरीके से ये जिम्नोस्पर्म पौधे होते हैं, इनमें किसी प्रकार का फल नहीं आता है, ये केवल बीज देते हैं, और वो भी बिना कवर वाला, बिना आवरण वाला बीज देते हैं। अंडाशय की इनमें अनुपस्थिति होती है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया है, जहां सामान्य अध्ययन में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दो जीवों के बीच सहजीवी संबंध का सही वर्णन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टीचर एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें ऑप्शन दिए होते हैं। तो कई बार हमें ऑप्शंस में 2 ऑप्शन सही लग रहे होते हैं, परंतु सबसे ज्यादा सही ऑप्शन, सबसे ज्यादा मजबूत ऑप्शन को चुनना होता है। सीटेट में तो इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसी तरीके का ये क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है, जीवों की 2 प्रजाति एक दूसरे को लाभान्वित करती है। यहाँ पर ऑप्शन ए है, ये भी इतना मजबूत नहीं है कि परस्पर विरक्त 3 प्रजाति एक ही आवास में साझा करती हैं, तो ये रॉन्ग हो जाता है। एक ही आवास में 3 प्रजाति कहाँ साझा करती हैं? जैसे मनुष्य अलग रहेगा, जीव जंतु अलग रहेंगे, वो अलग बात है कि मनुष्य पालन कर लेता है अपने घर में जीव जंतुओं को, पर उनका भी स्थान एक अलग ही बनाता है। एक प्रजाति दूसरी प्रजाति की कीमत पर लाभ पाती है? नहीं, ये एक दूसरे को मतलब ऑटोमेटिक ही नेचुरल रूप से लाभान्वित करती हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैक्टस ने रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अपने आप को कैसे परिवर्तित किया हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पत्तियां कांटों के रूप में होती हैं, सही है। तना गूदेदार होते हैं और पत्ती का कार्य करते हैं, सही है। तने पर एक मोटी परत होती है, सही है। तो ये सभी क्वालिटीज होती हैं रेगिस्तान के कैक्टस में। इन्हीं सभी क्वालिटीज की वजह से ही रेगिस्तान में ये जो कैक्टस है सर्वाइव करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन सही हैं। ये कुछ अन्य क्वालिटी दी गई हैं। कैक्टस पौधे का मरुस्थल में निम्नलिखित विशेषताओं के कारण जीवित रह सकता है। जैसे इसकी लंबी जड़ें होती हैं जो पानी को सूखने के लिए मिट्टी के अंदर गहराई तक जाती हैं। वाष्पोत्सर्जन के कारण पानी की हानि को रोकने के लिए इसकी पत्तियां कांटों के रूप में संशोधित हो जाती हैं। इसका तना पानी धारण करने के लिए मोम की मोटी परत से ढका होता है। पानी के भंडारण के लिए बड़े और मांसल तने होते हैं। कांटे और चमकदार नुकीली पत्तियां पानी की कमी को कम करती हैं। स्पाइकस कैक्टस को जानवरों से बचाते हैं जो संग्रहित पानी का उपयोग करने की कोशिश करते हैं। देखो ये सभी पॉइंट आपको पता होंगे, तो ये क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो सीटेट में भी कई बार पूछा गया है,
और टीचर वाले एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए ये सभी क्वालिटी आप पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेडपोल का कायांतरण संभव नहीं है यदि वह जिस जल में बढ़ रहे हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इनमें से चार मतलब क्या ऐसे तत्व है जो पर्याप्त मात्रा में अगर नहीं होगा तो टेडपोल, जो कि मेढक के छोटे छोटे बच्चे होते हैं या उभयचरों के बच्चे होते हैं, उभयचर श्रेणी के आलों के, जिनको बड़े मतलब छोटे जब होते हैं पैदा होते हैं उनको टेडपोल बोला जाता है। तो ये अगर नहीं बढ़ पाएंगे तो इन्हें सबसे ज़्यादा जरूरत होती है आयोडीन की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आयोडीन नहीं होगा तो वो जल में नहीं बढ़ पाएंगे और लार्वा के रूप में ही रह जाएंगे, उनका जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस तरीके से है। इन पॉइंटों में भी मैंने ऐड किया है। जिस प्रक्रिया से टेडपोल एक वयस्क मेढक बनते हैं, मेढक के ही होते हैं, मेढक या उभयचर जीवों के बच्चों को भी टेडपोल ही कहा जाता है। तो ये इसमें मेढक विशेष रूप से आता है, उसके बच्चों को टेडपोल कहते हैं। तो ये मेढक में विकसित होता है जिसे कायांतरण कहते हैं। मतलब जिस प्रक्रिया से टेडपोल एक वयस्क मेढक बनता है उस प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। यहाँ पर कायांतरण शब्द भी आप समझ गए होंगे किस लिए उपयोग हुआ है। वयस्क मेढक अंडे देते हैं जो कुछ ही दिनों में टेडपोल बन जाते हैं, यानी कि वो अंडे देंगे और कुछ ही दिनों में उनका बच्चा थोड़ा बड़ा होना शुरू हो जाता है, फिर वो टेडपोल बन जाता है। थोड़ा सा छोटा उसे टेडपोल कहते हैं। यह टेडपोल जल में रहते हैं। टेडपोल की थायराइड ग्रंथि में मौजूद हार्मोन थायरोक्सिन होता है, कायांतरण की प्रक्रिया शुरू करता है। अगर ये थायरोक्सिन नहीं होगा, आयोडीन नहीं होगा तो ये कायांतरण की प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो पाएगी, तो वो लार्वा ही रह जाएगा, बच्चा नहीं बन पाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन केवल आयोडीन की उपस्थिति में होता है, थायराइड ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। इसलिए जल में आयोडीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। इसीलिए देखो आप ये पूरा क्वेश्चन समझ गए होंगे इन पॉइंटों से, तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो कि आपकी बीपीएससी टीचर भर्ती के लिए थी, जो आपका टियर 2 एग्जाम होना है। तो ये 40 नंबर की तैयारी आप इन वीडियोस के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है, और साथ ही साथ आपको इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। ये देखिए आप बड़े अच्छे तरीके से पीपीटी तैयार की गई है मेहनत से, तो ये मेहनत वसूल होगी आप एक लाइक और शेयर से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जो क्वेश्चन पूछा जाए इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा, सही या गलत जो भी आपको आता है। क्योंकि आप क्वेश्चन का आंसर देंगे, सही देंगे तो भी मैं आपको बताऊंगा राइट थंब करके कि सही है, और गलत देंगे तो सही आंसर भी कमेंट बॉक्स में मैं आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसने काश्तकारों का नेतृत्व किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हुआ टीचर से संबंधित वाला, जो पहले मैंने अपलोड किया है ये जीएस की पोर्शन के लिए, तो उसमें मैंने इस क्वेश्चन को रखा है, तो बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर ले जाएंगे। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा, और पिछले वीडियो नहीं देखे हैं टियर 2 एग्जाम से संबंधित तो प्लीज़ जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।